थैंक यू सर। मंच पे विराजमान सभी सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण व आदरणीय सीडीओ साहब, आपका आभार व्यक्त करते हुए सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित व्यापारीगण व अधिवक्तागण का मैं इस व्यापारिक संवाद में स्वागत करती हूँ। मैं रजिस्ट्रेशन के विषय में बात करूँगी। मुझे लगता है पंजीयन सबसे पहली सीढ़ी होती है जिसमें विभाग व्यापारियों से जुड़ता है और वहीं से उसका सफ़र शुरू होता है एक व्यवस्थित टैक्स प्रणाली की तरफ। मोटे मोटे तौर पर अगर हम राज्यों की बात करें तो गुड्स के केस में 40 लाख से अधिक जिनका वार्षिक सकल टर्नओवर है, वह सर्विसेज की अगर बात करें तो 20 लाख से अधिक जिसका टर्नओवर है, उनको पंजीयन लेना अनिवार्य होता है जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत। अब यह सीमा कुछ विशेष स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ठीक आधी हो जाती है। अब कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं जिन्हें पंजीयन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं या हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है या टोटली जो करमुक्त सप्लाई कर रहे हैं। अब वहीं पर सेक्शन 24 में कुछ ऐसे कंपलसरी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है जिन पे ये सीमा लागू नहीं होगी। हम उन्हें एक एक करके बात करते हैं क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि हम इसे जानें। सबसे पहले ऐसी एंटिटीज़ जो अंतर्राज्यीय व्यापार करती हैं, जैसे कि अगर कोई हमारे व्यापारी उत्तर प्रदेश में हैं और वे महाराष्ट्र अपनी माल सप्लाई करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये टर्नओवर नहीं है, उन्हें पंजीयन लेना ही होगा। फिर कैजुअल टैक्स पेयर्स, ऐसे फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट, ऐसी एंटिटीज़ जैसे कोई राजस्थान में फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट एंटिटीज़ है और वो उत्तर प्रदेश में कोई अपनी ट्रेड फेयर हो रही है और स्टॉल खोलना चाहते हैं, टेम्परेरी तौर पे उन्हें रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो कैजुअल टैक्स पेयर कैटेगरी में पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। यह 90 दिन के लिए वैलिड होता है। बस इसमें एक शर्त होती है कि अनुमानित या अपेक्षित जो टैक्स लाइबिलिटी है वो एडवांस टैक्स जमा करेंगे चालान के रूप में और वो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद नॉन रेसिडेंट पर्सन्स हैं, जैसे कि आप विदेश में रहते हैं और आप भारत में कोई सप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी पंजीयन लेना अनिवार्य हो जाता है। आपके लिए भी 90 दिन की सीमा है जो कि बढ़ाई भी जा सकती है और आपके लिए भी यही शर्त है कि आपको एक अनुमानित जो आपका टैक्स है वो आपको धनराशि के रूप में जमा करना पड़ेगा। अब एंटिटीज़ कुछ ऐसी भी होती हैं जो रेसिपिएंट होते हुए जिनकी करदाता होती है, जैसे आरसीएम बेसिस पर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत। जैसे आप सभी अधिवक्तागण, अगर कोई आपकी सर्विसेज लेना चाहता है तो उसको स्वयं आरसीएम बेसिस पर कर जमा करना पड़ेगा और उन्हें भी पंजीयन लेना अनिवार्य हो जाता है। सॉरी, मैं बीच में ये अनुरोध करूँगी, यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आपके मन में हो, कोई प्रश्न हो, समस्या हो, आप उसे प्लीज़ नोट कर लें। जैसा कि डीसी प्रशासन सर ने कहा, हम उसको नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर इसी क्रम में आते हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके व्यापार करती हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ओला, हम सभी जानते हैं, उनके लिए भी पंजीयन लेना अनिवार्य होता है। फिर हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं। यदि आपकी कंपनी का हेड ऑफिस एक ऐसी इनपुट सेवा जो कॉमन एक्सपेंसेस पे है, जैसे कि मार्केटिंग हो गई, कंसल्टेंसी हो गई, वो प्राप्त करते हैं और यह लाभ वह अपनी सभी शाखाओं को भी मिलता है, तो उन्हें आईएसडी के रूप में एक पंजीयन लेना होता है, जिससे कि वो इस लाभ, जैसे जो आईटीसी है, उसको वो बांट सकें। वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन तो सबके लिए है। यदि आप जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी, तो आपके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप पंजीयन अप्लाई कर सकते हैं, पंजीयन ले सकते हैं। बड़े ही संक्षेप में मैं प्रक्रिया बता देती हूँ। वैसे तो यहाँ सभी लोग बैठे हैं, सब अवगत हैं, बट www.gst.gov.in एक वेबसाइट है जहाँ पर आप आराम से लॉगिन करके सर्विसेज के टैब को क्लिक करके रजिस्ट्रेशन, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके REG फॉर्म 01 के माध्यम से एप्लीकेशन भर सकते हैं। यह एप्लीकेशन 2 भागों में डिवाइडेड है। यह फॉर्म ए, जिसमें आपको यूज़र क्रेडेंशियल्स, पैन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका लीगल नेम जो कि पैन पे अंकित हो, पैन नंबर यहाँ बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पैन बेस्ड है पूरा, और एक वैलिड मोबाइल नंबर, ये सारी लॉगिन करते ही आपका वेरिफिकेशन जो कोड है वो आपकी ईमेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पे अलग अलग जाएगा। इस स्टेज पे
ताकि हम ये एक जेन्युइन व्यापारी ही पंजीयन ले सके, इसलिए थोड़ी सी एक प्रोटोकॉल्स रखे गए हैं कि आपके पास एक वैलिड ईमेल नंबर हो, ईमेल आईडी हो और फ़ोन नंबर हो। उसके बाद आपका टीआरएन जनरेट हो जाता है, जो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये सुविधा इसलिए दी गई है, अगर आप फॉर्म बी भरने में आपको 15 दिन का समय मिल जाता है, उसको आप लॉगिन करके फॉर्म बी, जो कि व्यापार से रिलेटेड आपकी कुछ डिटेल्स हैं, जैसे बिजनेस डिटेल, ट्रेड नेम आपका क्या है, पार्टनर, प्रोमोटर आपके कौन है, ऑथोराइज सिग्नेटरी अगर हैं, आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का सही पता, एडिशनल प्लेस यदि कोई है, HSN कोड, आप किस चीज़ में व्यापार करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल आपको एक एक करके भरनी होती है। आधार ऑथेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जो ऑटोमेटिकली आपके फिल करते ही CBDT या UADI की वेबसाइट से वेरीफाई हो जाता है। इसको सबमिट कर देते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर मैं बात करूंगी, जो आपको ज़रूरी तौर पर लगाने होते हैं। इसमें से सबसे पहला है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो प्रोप्राइटर हैं उनकी, या पार्टनर्स हैं उनकी, या डायरेक्टर्स हैं, जैसा भी केस है आपका। फिर एड्रेस प्रूफ, जो आपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस घोषित किया है उसी को प्रूफ करता हुआ एक ओनरशिप प्रूफ चाहिए। ऐसा भी हो सकता है व्यापार स्थल आपके नाम पे हो, और ऐसा भी हो सकता है आपने किराए पर लिया हो या आपके किसी रिश्तेदार के नाम पर हो, जिनसे आप कंसेंट पे ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस व्यापार स्थल जो आपने घोषित किया है उसका पता वेरीफाई करता हुआ कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद हो, म्यूनिसिपल खाता रसीद हो, सेल डीड हो, या किरायानामा, NOC इन केस ऑफ कि वो ओनरशिप आपकी नहीं है। इसे आपको अपलोड करना होता है। पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप डीड आप लगाएंगे। ऑथोराइज सिग्नेटरी हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो एक ऑथोराइजेशन लेटर या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये करने के बाद आप अपनी प्रार्थना पत्र सबमिट कर देते हैं। फिर वो अधिकारी के डैशबोर्ड पे आ जाता है। यदि 7 दिन तक उस पर कोई एक्शन अधिकारी के तरफ से नहीं लिया जाता है तो वो स्वतः ही अप्रूव हो जाएगी, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। और यदि डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कोई क्वेरी आती है तो आपको क्वेरी लिखते हुए आपको समय दिया जाएगा 7 दिन का, जिसमें आप उसका जवाब दे सकते हैं। उस बेसिस पर आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होगी। अब कुछ हमारे बहुत छोटे टैक्स पेयर्स होते हैं जिनको शायद ये कंप्लायंस बर्डन लगेगा, या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 नवंबर 2025 से रूल 14A लागू किया गया है। इस रूल में चीज़ों को और भी बेहतर, लॉजिस्टिक्स बहुत कंप्लायंस कम हो गई है। और वैसे तो 3 दिन के भीतर इसका एक रखा गया कि आपको ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली देखा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जैसे ही आधार ऑथेंटिफिकेशन हो जाता है ये पंजीयन आपको प्राप्त हो जाता है। इसके लिए लेकिन कुछ विशेष शर्तें हैं कि जैसे ऐसे व्यापारी, ऐसे छोटे व्यापारी जिनका की जो टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है B2B वो माह में 2.5 लाख से अधिक ना हो, उनके लिए बिल्कुल है। और एक स्टेट में एक पैन नंबर पे आपका एक पंजीयन हो। आप 14A का विकल्प वहीं REG फॉर्म उसी वेबसाइट पे वहीं पर चुन सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। अब कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, आप 14A के विकल्प से विड्रॉवल चाहते हैं, तो उसकी भी हम सुविधा दी गई है। आप उसके लिए भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्तें ये हैं कि रिटर्न फाइलिंग होनी चाहिए। जब भी आप विड्रॉ की एप्लीकेशन डाल रहे हैं उससे पूर्व के समस्त रिटर्न फाइल हो, और मिनिमम रिटर्न फाइलिंग ये डेट रखी गई है 1/4/26 से पहले यदि आप विड्रॉवल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो आपके 3 महीने के रिटर्न फाइल होने चाहिए। और यदि आप उसके बाद डालते हैं तो 1 टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल करके आप इससे विड्रॉ करके रेगुलर टैक्स पेयर की तरह आ सकते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि कोई भी अमेंडमेंट प्रार्थना पत्र आपका पेंडिंग ना हो, कोई भी कैंसिलेशन की कार्यवाही आपने खुद भी ना करी हो और अधिकारी ने आपके लिए ना शुरू करी हो। इसके बाद पंजीयन हमने ले लिया। कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब हमारी टर्नओवर, हम पंजीयन के लायबल नहीं है, हम क्यों इतनी फॉर्मेलिटीज़ करें, तो आप पंजीयन निरस्तीकरण का भी प्रोसेस है। ऐसे केसेस में जहाँ पे टर्नओवर घट जाता है पंजीयन सीमा से, या फिर मृत्यु का कारण हो सकता है, मर्जर का कारण हो सकता है, आप पंजीयन निरस्तीकरण की एप्लीकेशन उसी वेबसाइट पे REG फॉर्म 16 को भरते हुए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी है कि आपके पास जो स्टॉक है उसको आप डिक्लेयर करें। कोई भी टैक्स लाइबिलिटी है वो आपके पंजीयन निरस्तीकरण से प्रभावित नहीं होती है।
अधिकारी की तरफ से भी कुछ कारणों में पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। धारा 29 में इसके प्रोविजंस दिए हैं। यदि किसी स्पेसिफाइड पीरियड के तहत आपके द्वारा रिटर्न फाइल नहीं किया जाता है, जब से आपने पंजीयन प्राप्त किया है 6 महीने के अंदर यदि आपने व्यापार शुरू नहीं किया, उस केस में भी पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही अधिकारी की तरफ से प्रारंभ की जा सकती है। या तो जो आपने घोषित किया है व्यापार स्थल, वहाँ पर आप वहाँ से बिजनेस कंडक्ट नहीं करते, या अगर ये पता चलता है कि पंजीयन प्राप्ति करते समय कोई भी फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट या विलफुल मिस स्टेटमेंट की संभावना है, उस पर भी निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। लेकिन इसमें भी आपकी पूर्ण सुनवाई का आपको पूरा अवसर दिया जाएगा, जिसमें आपका पक्ष सुनने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। यदि निर्णय हो भी जाता है और आपको तब भी लगता है नहीं, आपका पंजीयन निरस्त नहीं होना चाहिए था, उसके बाद भी आपको रिवोकेशन की व्यवस्था दी गई है। आप रिवोकेशन अप्लाई करके फिर से अपनी बात कह सकते हैं। पंजीयन क्या है ये मैंने आपको बताया, कैसे लेना है ये भी बताया। अब पंजीयन क्यों ज़रूरी है? सबके मन में ये प्रश्न होता है कि पंजीयन क्यों लेना चाहिए। जीएसटी पंजीकरण के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि आईटीसी का लाभ जब मिलता है तो टैक्स बोझ बहुत कम होता है, और टैक्स बोझ कम करने से व्यवसायों में कैश फ्लो बेहतर होता है। व्यवसाय को कानूनी पहचान मिलती है, व्यापार को देश भर में आसानी से फैलाने में मदद भी मिलती है। ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स और बेहतर लॉजिस्टिक है, और इसमें बाजार विस्तार, यानी कि अगर आपको राज्य की सीमाओं के बाहर आसानी से व्यापार करना है तो यह बहुत मददगार होता है। बस सामान्य टैक्स प्रणाली आपको पालन करने में मदद मिलती है पूरे देश में। इसके बाद व्यावसायिक वैधता की मैं बात करूंगी, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल व्यापारी हैं, कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसी के साथ मेरा अनुरोध रहेगा कि बीच बीच में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो इस प्रणाली का हमारे और आपके बीच में मिसयूज भी करते हैं। इसलिए हमारा और आपका दोनों का दायित्व है कि हम लोग मिल करके ऐसे तत्वों को पहचानें, और ये ऑनलाइन और लॉजिस्टिक पे बेस्ड प्रणाली भ्रष्टाचार को रोकने में भी बहुत मदद करती है। यदि इससे संबंधित कोई आपके सुझाव होंगे या कोई समस्या होगी तो हम उसको नेक्स्ट सेशन में लेंगे। अब मैं अपने वाणी को विराम देते हुए राज्य कर अधिकारी खंड 4 सुधीर जी को आमंत्रित करती हूँ, वह क्रम में इसमें आगे बढ़ाएंगे। अच्छा।